नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं पाषाण काल की यानी स्टोन एज की, मानव इतिहास का वो पहला और सबसे लंबा दौर। बिल्कुल, जब हमारे पूर्वजों के पास सिर्फ पत्थर थे, औजार के तौर पर। हाँ, और इन्हीं पत्थरों से उन्होंने दुनिया को समझना और कहना चाहिए कि बदलना शुरू किया। सही कहा। ये कहानी है हमारे अस्तित्व की, हमारे संघर्ष की और खास तौर पर हमारी जो गजब की क्षमता है ना अनुकूलन की, उसकी कहानी है। और ये कोई छोटा मोटा वक्त नहीं था। हम मानव इतिहास के लगभग 99% हिस्से की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इसी दौर ने तय किया कि हम आज क्या हैं, कैसे हैं। तो आज हमारा इरादा है इस लंबे सफर के कुछ खास मोड़ों को समझने का। कैसे वो सिर्फ शिकारी संग्राहक से किसान बने, आग जैसी मतलब क्रांतिकारी चीज पर काबू कैसे पाया, और समाज की जो पहली नींव है वो कैसे रखी गई। बिल्कुल, और इसके लिए हमने कई स्रोतों को देखा है, जैसे पुरातात्विक खोजों की रिपोर्ट्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, विश्वकोश, ऐतिहासिक लेख, जो हमें भारत और दुनिया भर में उस प्राचीन जीवन की एक झलक दिखाते हैं। तो लक्ष्य साफ है, पाषाण काल के उन बड़े बदलावों और खोजों को जानना जिन्होंने हमें मानव बनाया। हम उन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जहां हमारे पूर्वजों ने चुनौतियों का सामना किया और कह सकते हैं नए रास्ते निकाले। तो चलिए शुरू करते हैं इंसान के सबसे लंबे अध्याय की पड़ताल। हाँ, और समझने में आसानी हो इसके लिए इस बहुत बड़े काल को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला है पुरापाषाण काल यानी पेलियोलिथिक एज, फिर आता है मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक, और आखिर में नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक एज। अच्छा। और ये जो बंटवारा है ये सिर्फ टाइमलाइन नहीं है, ये दिखाता है कि कैसे औजार बनाने की तकनीक बदली, कैसे जीने का तरीका बदला, और यहाँ तक कि जलवायु में जो बड़े बदलाव आए वो भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पुराने वाले से, पुरापाषाण काल। ये तो बहुत ही लंबा समय था, लगभग 25-26 लाख साल पहले से लेकर करीब 10,000 ईसा पूर्व तक। हाँ, सबसे लंबा दौर। लाखों साल सिर्फ पत्थर के औजारों के सहारे। सोचकर भी अजीब लगता है उस शुरुआती वक्त में उनकी दुनिया कैसी दिखती थी। देखिए, वो एक ऐसी दुनिया थी जहां प्रकृति का ही राज था, इंसान बस उसका एक छोटा सा हिस्सा था और पूरी तरह उसी पर निर्भर। वो छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे जिन्हें हम बैंड कह सकते हैं। शायद कुछ दर्जन लोग होते होंगे एक ग्रुप में, ज्यादातर रिश्तेदार ही। अच्छा। और जीवन पूरी तरह से खाना बदोश था, मतलब भोजन की तलाश में लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना, यही उनकी नियति थी। और इस सब के लिए उनके हथियार थे पत्थर के औजार। कैसे होके थे वो शुरू के औजार? बहुत साधारण। हाँ, शुरू में बहुत साधारण, लेकिन उस वक्त के हिसाब से बहुत कारगर। सोचिए ना, शिकार करना है, जानवर को काटना है, या जमीन से कंद मूल खोदना है। हाँ सही बात है। तो इसके लिए वो भारी पत्थरों को तोड़कर उनके किनारे थोड़े तेज करके औजार बनाते थे। खुरदुरे से होते थे, जैसे हस्त कुठार या हैंड एक्स। अच्छा, हैंड एक्सेस। हाँ, ये शायद कई कामों में आता होगा, काटने, खोदने या शायद अपनी रक्षा करने के लिए भी। और एक और था विदारिणी, क्लीवर जिसे कहते हैं। उसका किनारा थोड़ा ज्यादा तेज होता था, मांस या लकड़ी वगैरह काटने के लिए। ये औजार उनकी जरूरत और जो भी पत्थर मिलता था, जैसे क्वार्ट्जाइट एक आम पत्थर था, उसके हिसाब से बनते थे। भारत में भी सोहन घाटी, जो अब पाकिस्तान में है, और चेन्नई के पास अट्टीरामपक्कम जैसी जगहों से ऐसे बहुत पुराने औजार मिले हैं। खाना बदोश जीवन, छोटे समूह, साधारण से औजार। लेकिन क्या इस लंबे दौर में कोई ऐसी खोज हुई जिसने जिसने सब कुछ बदल दिया हो? आग के बारे में क्या ख्याल है? आग, हाँ, ये हुई ना बात। ये शायद मानव इतिहास की पहली सबसे बड़ी क्रांति थी। सच में? माना जाता है कि होमो इरेक्टस, जो हमसे पहले के मानव थे, उन्होंने शायद आग पर काबू पाना सीखा। और ये सिर्फ ठंड से बचने या अंधेरे में रोशनी के लिए नहीं था, इसने तो सब कुछ ही बदल दिया। कैसे? मतलब क्या क्या बदला आग से? अरे बहुत कुछ। सबसे पहले तो खाना पकाकर खाने लगे। हाँ। इससे भोजन नरम हुआ, पचाना आसान हुआ, और शायद पोषण भी बेहतर मिला होगा। फिर जंगली जानवरों से सुरक्षा, रात में आग जलाकर रखो तो जानवर पास नहीं आते। सही है। रात में रोशनी हो गई तो दिन थोड़ा लंबा हो गया, काम करने का या आपस में बैठने का समय मिला। आग ने उन्हें ठंडे इलाकों में जाने और वहां बसने की हिम्मत दी, मानव का फैलाव बढ़ा। और सामाजिक तौर पर सोचिए, रात को सब आग के चारों तरफ बैठते होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। इससे आपसी मेल जोल बढ़ा, बातें हुई, योजनाएं बनी। कुछ विशेषज्ञ तो ये भी मानते हैं कि शायद इसने भाषा के विकास में भी मदद की होगी। आग ने पहली बार इंसान को प्रकृति पर थोड़ा से नियंत्रण दिया,
ये उसकी अडेप्ट करने की क्षमता का एक गजब का उदाहरण था। कमाल है। मतलब आग सिर्फ गर्मी और रोशनी नहीं थी, वो एक सामाजिक और शायद विकास का इंजन बन गई। हाँ, अच्छा, और उनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? क्या कोई लीडर होता था, कोई मुखिया? देखिए, उस वक्त की सामाजिक संरचना बहुत ही सरल थी। कोई राजा, कोई सरकार, ऐसा कुछ नहीं था। शायद ग्रुप का जो सबसे अनुभवी या सबसे ताकतवर व्यक्ति होता होगा, वो थोड़ा गाइड करता होगा बस। अच्छा। काम बटे हो सकते हैं लिंग और उम्र के हिसाब से। जैसे शायद पुरुष शिकार करते हों और महिलाएं और बच्चे खाने की चीजें, कंद मूल वगैरह इकट्ठा करते हों। कोई निजी संपत्ति, मतलब ये मेरा है वाली भावना नहीं थी। जो भी संसाधन थे वो सबके थे। सबसे जरूरी था आपस में सहयोग करना, मिलजुल कर रहना। अकेले तो कोई जिंदा ही नहीं रह पाता। नियम कानून तो नहीं थे, पर हाँ, आपसी समझ और कुछ रीति रिवाज होते होंगे जिनसे व्यवहार कंट्रोल होता था। इतनी कठिन जिंदगी में क्या कला या कुछ क्रिएटिव करने का भी समय या सोच थी उनमें? बिल्कुल थी, और ये बात हैरान करती है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं देखिए आप। हाँ, सुना है उनके बारे में। वहां चट्टानों पर पुरापाषाण काल के इंसानों ने चित्र बनाए हैं। जानवरों के, शिकार करते हुए लोगों के, हजारों साल पुराने चित्र। वो हमें उनकी दुनिया की एक झलक दिखाते हैं। यूरोप में कुछ छोटी छोटी मूर्तियां भी मिली हैं स्त्रियों की, जिन्हें वीनस फिगरीन कहते हैं। अच्छा। हाँ, शायद वो उनकी कोई धार्मिक मान्यता या उर्वरता, मतलब फर्टिलिटी से जुड़ी होंगी। ये दिखाता है कि इंसान सिर्फ जी नहीं रहा था, वो अपने आसपास की दुनिया को समझ रहा था, उसे एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था। ये पूरा पाषाण काल तो बहुत ही लंबा था। क्या इस पूरे लाखों साल में सब कुछ एक जैसा ही रहा या कुछ बदलाव भी आए? नहीं नहीं, बदलाव तो आए, धीरे धीरे ही सही, पर आए। औजार बेहतर होते गए। जैसे शुरू में बहुत भारी और मोटे औजार थे, वो हो गया निम्न पुरापाषाण काल। फिर आया मध्य पुरापाषाण काल, जिसमें पत्थर के शल्कों, मतलब फ्लेक्स से बने औजार ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। अच्छा, फ्लेक्स। हाँ, और फिर जब हम उच्च पुरापाषाण काल में आते हैं, जो करीब 40,000 साल पहले से 10,000 ईसा पूर्व तक चला, तब तक ब्लेड और पतले शल्कों से बने औजार बनने लगे थे। ये ज्यादा नुकीले, ज्यादा कारगर थे। तो ये औजारों का विकास भी मानव के बढ़ते कौशल और बदलती जरूरतों को दिखाता है। तो पुरापाषाण काल में मानव ने प्रकृति के साथ रहना सीखा, आग पर काबू पाया, कला की शुरुआत की। लेकिन फिर जैसा आपने कहा, प्रकृति ने ही करवट ली। लगभग 10,000 ईसा पूर्व के आसपास हिमयुग खत्म हुआ, दुनिया गर्म होने लगी और सब कुछ बदल गया होगा फिर तो। बिल्कुल। प्लेस्टोसीन युग, जिसे आइस एज कहते हैं, वो खत्म हुआ और होलोसीन युग शुरू हुआ। मौसम गर्म और नम हो गया, बड़े बड़े बर्फीले मैदान पिघले, जंगल फैले, घास के मैदान बने। जो बड़े जानवर थे पहले, जैसे मैमथ वगैरह, वो कम हो गए या खत्म हो गए। अच्छा। उनकी जगह छोटे और ज्यादा फुर्तीले जानवर आ गए, जैसे हिरण, खरगोश, भेड़, बकरी। अब शिकार का तरीका भी बदलना पड़ा। वो पुराने भारी औजार अब उतने काम के नहीं रहे। तो इस बदली हुई दुनिया के लिए इंसानों ने क्या किया? औजारों में क्या नयापन आया? यहीं से मध्य पाषाण काल शुरू होता है ना? हाँ, बिल्कुल। और यहीं मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी पहचान सामने आती है, माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ यानी छोटे पत्थर। हाँ, माइक्रो मतलब छोटा, लिथ मतलब पत्थर। ये औजार कुछ सेंटीमीटर ही लंबे होते थे, बहुत छोटे, लेकिन बहुत धारदार और बहुत कारगर। इनको बनाना भी एक स्किल था, और खास बात ये थी कि ये अकेले इस्तेमाल नहीं होते थे। इनको लकड़ी या हड्डी के हैंडल में फिट किया जाता था। जैसे तीर की नोक बना ली, या बाले की, या चाकू बना लिया, या शायद फसल काटने के लिए हंसिया जैसा कुछ। अरे वाह, मतलब ये तो एक तरह से दुनिया का पहला मॉड्यूलर टूल किट जैसा हो गया। हाँ, कह सकते हैं। ज्यादा वर्सेटाइल, ज्यादा एफिशिएंट, और पत्थर भी नए तरह के इस्तेमाल होने लगे, जैसे जेस्पर, चर्ट, एगेट वगैरह। और जीवन शैली में क्या बदलाव आया? क्या अब भी वो पूरी तरह शिकारी संग्राहक ही थे? देखिए, शिकार करना, मछली पकड़ना, खाना इकट्ठा करना, ये तो अब भी मुख्य काम थे। लेकिन कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बदलावों के बीच इसी काल में पड़े। जैसे कि? सबसे रोमांचक है पशुपालन की शुरुआत के संकेत मिलना। पशुपालन मध्य पाषाण काल में? हाँ, बिल्कुल, शुरुआती संकेत। राजस्थान में बागोर और मध्य प्रदेश में आदमगढ़ जैसी जगहों से भेड़, बकरियों और मवेशियों की हड्डियां मिली हैं। ये इशारा करती हैं कि शायद इंसान ने जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया था। ये लगभग 6ठी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व, मतलब 6000 बीसी के आसपास की बात है। कमाल है। इतना ही नहीं,
कुछ जगहों पर ऐसा भी लगता है कि शायद उन्होंने कुछ खास पौधों को जानबूझकर उगाना शुरू किया हो। मतलब खेती की तरफ पहला बहुत ही धुंधला सा कदम। ये तो बहुत बड़े बदलाव की आहट लग रही है। तो क्या वो अब एक जगह टिककर रहने लगे थे? पूरी तरह से तो नहीं, जीवन अभी भी काफी हद तक खाना बदोशी था। लेकिन हाँ, शायद मौसम के हिसाब से वो कुछ समय के लिए एक जगह ज्यादा टिकने लगे थे, जिसे हम सेमी सेडेंट्री या अर्धस्थायी निवास कह सकते हैं। ग्रुप्स का साइज भी शायद थोड़ा बड़ा हो। और एक और बहुत दिलचस्प बात है, मरे हुए लोगों को बाकायदा दफनाने की प्रथा, ये इसी काल में व्यवस्थित रूप से शुरू होती दिखती है। उत्तर प्रदेश में सराय नाहर राय और महदहा जैसी जगहों पर कब्रें मिली हैं। कब्रें मिली हैं? हाँ, और कुछ कब्रों में तो इंसानों के साथ कुत्तों के कंकाल भी दफन मिले हैं। कुत्तों के कंकाल इंसानों के साथ? ये तो इंसान और कुत्ते की दोस्ती की कहानी की शुरुआत लगती है। हाँ बिल्कुल, शायद शिकार में मदद के लिए या सुरक्षा के लिए कुत्तों का साथ जरूरी हो गया था। और ये जो दफनाने की प्रथा है, ये दिखाती है कि उनमें अपनों के लिए भावनाएं थी और शायद मौत के बाद जीवन या किसी तरह की रस्मों रिवाजों का विकास हो रहा था। और कला, भीमबेटका वाली चित्रकारी जारी रही? हाँ, गुफा चित्र इस दौर में भी मिलते रहे, बल्कि अब उनमें शिकार के अलावा लड़ाई के दृश्य, नाच गाने के दृश्य, सामूहिक जीवन के दृश्य ज्यादा दिखाई देते हैं। ये शायद बढ़ते हुए सोशल इंटरेक्शन को दिखाता है। तो मध्य पाषाण काल एक तरह से पुराने और नए के बीच का पुल था। पुरा पाषाण की जड़ें थीं, लेकिन नव पाषाण की तरफ बढ़ते हुए कदम भी थे। अब आते हैं उस दौर पे जिसे आपने नव पाषाण क्रांति कहा, नियोलिथिक रेवोल्यूशन। लगभग 8000 या 7000 ईसा पूर्व से शुरू। क्रांति क्यों? क्या हुआ ऐसा? क्रांति इसलिए क्योंकि इसने मानव जीवन का नक्शा ही बदल दिया। दो चीजें हुई जो गेम चेंजर थी। पहली, व्यवस्थित खेती की शुरुआत, और दूसरी, पशुपालन का पक्का विकास। अच्छा। अब इंसान सिर्फ प्रकृति से लेने वाला नहीं रहा, वो भोजन पैदा करने वाला बन गया, एक्टिव प्रोड्यूसर। शिकारी संग्राहक जीवन धीरे धीरे पीछे छूटने लगा और एक स्थायी उत्पादक जीवन की नींव पड़ी। ये मानव अनुकूलन का एक बिल्कुल नया चैप्टर था, एक ऐसा दाव जिसने सब कुछ बदल दिया। खेती और पशुपालन, थोड़ा और बताइए इसके बारे में। कहाँ शुरू हुआ ये सब और कैसे? देखिए, ये कोई एक जगह या एक समय पर नहीं हुआ। अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर इसकी शुरुआत हुई। जैसे मध्य पूर्व में जो फर्टाइल क्रिसेंट इलाका है, हाँ, उपजाऊ अर्धचंद्र, हाँ, उसे एक बहुत बड़ा शुरुआती केंद्र माना जाता है। वहां करीब 11,000 से 9,000 साल पहले गेहूं और जौ की खेती शुरू हो गई थी। चीन में देखें तो बाजरा और चावल उगाए जाने लगे। और भारत में? भारत के संदर्भ में पाकिस्तान में जो मेहरगढ़ जगह है, वो कमाल की है। वहां लगभग 6,500 ईसा पूर्व से गेहूं और जौ की खेती के पक्के सबूत मिलते हैं। खेती का मतलब था भोजन की सप्लाई पर थोड़ा कंट्रोल, भले मेहनत बहुत बढ़ गई हो। हाँ, और पशुपालन भी अब व्यवस्थित हो गया। भेड़, बकरी, मवेशी, सुअर, इनको अब सिर्फ मांस के लिए नहीं पाला जा रहा था। यहीं पर वो बात आती है जिसे कुछ विद्वानों ने द्वितीयक उत्पाद क्रांति कहा है। सेकेंडरी प्रोडक्ट्स रेवोल्यूशन। द्वितीयक उत्पाद क्रांति, ये क्या है? इसका मतलब है जानवरों से मांस, जो प्राइमरी प्रोडक्ट है, के अलावा दूसरी चीजें भी लेना। जैसे दूध, ऊन, खाल, और सबसे जरूरी उनकी ताकत का इस्तेमाल करना। अच्छा, जैसे हल चलाने के लिए? बिल्कुल, हल खींचना, गाड़ी खींचना। इसने खेती को और ज्यादा इंटेंसिव बना दिया। अब भारी जमीन पर भी खेती करना संभव हो गया। ये जानवरों के साथ इंसान के रिश्ते का एक नया लेवल था, एक और बड़ा एडेप्टेशन। तो खेती और पशुपालन से फिर उनके रहने का तरीका भी बदल गया होगा पूरी तरह। हाँ बिल्कुल। सबसे बड़ा बदलाव था स्थायी जीवन, सेडेंट्री लाइफ। खेती करनी है तो आपको एक जगह टिकना ही पड़ेगा। फसल बोनी है, उसकी देखभाल करनी है, फिर काटनी है। हाँ, सही बात है। इसी जरूरत ने स्थायी बस्तियों को जन्म दिया। गांव बसने लगे। कश्मीर में बोरझोम जैसी जगह है, वहां जमीन में गड्ढे खोदकर घर बनाए जाते थे, जिन्हें गर्तावास कहते हैं। ये इसी स्थायी जीवन का सबूत है। और जाहिर है, काम बदले तो औजार भी बदले होंगे। हाँ, नव पाषाण काल के औजार पहले से बहुत अलग थे। अब पत्थर को सिर्फ तोड़कर काम नहीं चलाया जाता था, अब उन्हें घिसा जाता था, पॉलिश किया जाता था। वो ज्यादा चिकने, ज्यादा शार्प और ज्यादा कारगर होते थे। अच्छा। खेती के लिए पत्थर की पॉलिशदार कुल्हाड़ियां बनी, फसल काटने के लिए दरांती या सिकल बनी, हड्डी और सींग के औजार भी खूब इस्तेमाल होते थे। मतलब तकनीक काफी बेहतर हो गई थी। और खाने पीने का सामान रखने के लिए, पकाने के लिए? यहीं पर मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार हुआ। पॉटरी, ये इस युग की एक और बड़ी पहचान है। चाक पर या हाथ से मिट्टी के बर्तन बनने लगे। अब अनाज को स्टोर करना, खाना पकाना
पानी रखना, ये सब आसान हो गया। हम्म। पहिए का आविष्कार भी शायद इसी दौर के अंत में या फिर कौन सी युग की शुरुआत में हुआ। उसने पहले तो कुम्हार के चाक में मदद की और बाद में ट्रांसपोर्ट में क्रांति ला दी। और हाँ, लोगों ने रेशों से धागा काटना और कपड़े बुनना भी सीख लिया था। ये सब बदलाव तो जबरदस्त हैं, लेकिन समाज पर क्या असर पड़ा? क्या अब भी वो पुराने बैंड्स जैसे ही ग्रुप्स में रहते थे? नहीं, समाज अब तेजी से बदल रहा था। भोजन की सप्लाई बेहतर हुई तो धीरे धीरे आबादी बढ़ने लगी। गांव बसे जो पहले के बैंड से कहीं बड़े थे। हाँ। अब हर कोई सिर्फ खाना जुटाने में नहीं लगा था। कुछ लोग औजार बनाने में एक्सपर्ट हो गए, कुछ बर्तन बनाने में, कुछ बुनाई में। यानी डिवीजन ऑफ लेबर, काम का बंटवारा और स्पेशलाइजेशन शुरू हुआ। अच्छा। खेती की जमीन, अनाज का भंडार, इनसे मेरी चीज तेरी चीज वाली बात शुरू हुई। मतलब निजी संपत्ति की अवधारणा आई। घरों के साइज में फर्क, कवरों में मिले सामानों में फर्क, ये इशारा करते हैं कि शायद समाज में ऊंच नीच यानी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन भी शुरू हो गया था। और जब इतने सारे लोग एक साथ रहने लगे तो उनको मैनेज करने के लिए किसी न किसी तरह के लीडरशिप या नियम कानून की जरूरत भी महसूस हुई होगी। ये क्रांति सुनने में तो बहुत पॉजिटिव लग रही है, लेकिन क्या इसके कुछ नेगेटिव पहलू भी थे? आपने शुरू में स्वास्थ्य का जिक्र किया था। हाँ, और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प, बल्कि कहें तो विरोधाभासी पहलू है। खेती अपनाने का शुरुआती दौर में स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा। बुरा असर क्यों? क्योंकि खाने में विविधता कम हो गई। अब लोग ज्यादातर अनाज पर निर्भर हो गए। शिकारी संग्राहक जीवन में उन्हें तरह तरह की चीजें मिलती थीं। अनाज आधारित भोजन में कुछ जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। अच्छा। नतीजे क्या हुए? लोगों की औसत लंबाई घट गई, औसत उम्र भी शायद कम हो गई। नई नई बीमारियां फैली, खासकर जो जानवरों से इंसानों में आती हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा, चेचक वगैरह। अब लोग ज्यादा पास पास बस्तियों में रहते थे तो संक्रमण भी तेजी से फैलता था। दांतों में सड़न जैसी समस्याएं भी बढ़ गईं। अरे, तो मतलब तरक्की की कीमत चुकानी पड़ी। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। ये दिखाता है कि एडेप्टेशन या अनुकूलन हमेशा सीधा या आसान रास्ता नहीं होता। शायद उस वक्त के इंसानों के लिए भोजन की मात्रा की सुरक्षा यानी क्वांटिटी की सिक्योरिटी, पोषण की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन से ज्यादा जरूरी लगी हो। ये एक बहुत जटिल चुनाव था जिसके बहुत दूर तक जाने वाले परिणाम हुए। धार्मिक मान्यताओं में भी बदलाव आए होंगे। प्रकृति पूजा, पूर्वजों की पूजा, ज्यादा विस्तृत अंतिम संस्कार, ये सब स्थायी जीवन और खेती से जुड़ी चिंताओं और उम्मीदों को दिखाते हैं। कुछ जगहों पर मातृ देवी और बैल की पूजा के संकेत भी मिलते हैं। और ये जो नया तरीका था जीने का, ये फैला कैसे? भारत में इसके निशान कहाँ-कहाँ मिलते हैं? माना जाता है कि खेती मध्य पूर्व से धीरे धीरे फैली, पश्चिम में यूरोप की तरफ, पूर्व में दक्षिण एशिया तक और दक्षिण में अफ्रीका तक। भारत में देखें तो इसके महत्वपूर्ण स्थल हैं मेहरगढ़, जो अब पाकिस्तान में है, कश्मीर में बुर्जहोम, बिहार में चिरांद, कर्नाटक में हल्लूर, तमिलनाडु में पयमपल्ली और उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा और महागढ़, जहां से चावल की खेती के दुनिया के सबसे पुराने सबूतों में से एक मिला है। ये सारी जगहें हमें उस महान बदलाव की कहानी सुनाती हैं। तो हमने पाषाण काल के इस लंबे सफर को देखा। साधारण पत्थर के औजारों से शुरू करके आग पर काबू पाना, फिर माइक्रोलिथ जैसे छोटे और कारगर औजार बनाना और अंत में खेती, पशुपालन और स्थायी गांव बसाकर जीवन को पूरी तरह बदल देना। अगर इस पूरे सफर को, इस पूरी कहानी को एक लाइन में कहना हो तो क्या कहेंगे? मैं कहूंगा कि ये मानव की कभी हार ना मानने वाली इच्छा शक्ति और उसकी जो अद्भुत अनुकूलन क्षमता है, उसकी कहानी है। हर चुनौती आई, लेकिन इंसान ने उसका सामना नए आविष्कारों से, नई रणनीतियों से किया। पुरा पाषाण के सरल शिकारी संग्राहक समाज से निकलकर नव पाषाण के जटिल होते कृषि आधारित गांव तक का सफर आसान नहीं था, यकीनन नहीं था। लेकिन इसी सफर ने आधुनिक मानव सभ्यता की नींव रखी। इन बदलावों ने न सिर्फ हमारी जीवन शैली बदली, बल्कि हमारी सामाजिक संरचना, हमारी आबादी, हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण के साथ हमारे रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। वाकई ये सोचना ही कितना अद्भुत है कि लाखों साल पहले हुए ये बदलाव आज भी हमें और हमारी दुनिया को किस तरह से प्रभावित करते हैं। हाँ, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है, खासकर वो नवपाषाण क्रांति वाला विरोधाभास कि शुरुआती दौर में सेहत गिरने और बीमारियां बढ़ने के बावजूद मानव ने खेती का रास्ता क्यों चुना।
क्या वो जो अनिश्चितता भरा शिकारी जीवन था, उससे निकलकर भोजन की मात्रा की सुरक्षा पाना इतना जरूरी था कि उसके लिए स्वास्थ्य की कीमत चुकाना भी मंजूर था? ये सचमुच एक गहरा सवाल है। शायद उस समय के इंसानों के लिए भोजन की गारंटी मिलना ही सबसे बड़ी सुरक्षा थी, भले ही उस भोजन का पोषण थोड़ा कम ही क्यों ना हो। ये हमें याद दिलाता है कि प्रगति हमेशा एक सीधी रेखा में नहीं चलती और हर बड़े बदलाव के अपने फायदे और अपनी कीमतें होती हैं। और कैसे अतीत के उन फैसलों ने, उन अनुकूलनों ने हमारी आज की दुनिया को, हमारी चुनौतियों को और हमारी संभावनाओं को आकार दिया है। इस गहन पड़ताल में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए स्रोतों के साथ, ज्ञान की कुछ और परतों को खोलने के लिए।